नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इससे पहले मैं और भी लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं। तो लेक्चर कुछ इस तरीके से मैंने डिलीवर किए, 1 2 3 4 5, 6 का ए, 6 का बी, और ये है अब हमारा 6 का सी। तो 6 के सी में हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में बात करेंगे ओवरटर्निंग इफेक्ट्स के बारे में, लेटरल स्किडिंग के बारे में, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में, सुपर एलिवेशन के बारे में, और सुपर एलिवेशन के डिजाइनिंग के बारे में, और इनके न्यूमेरिकल भी समझेंगे। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है? देखिए, जब भी हमारा जो व्हीकल होता है वो एक हॉरिजॉन्टल पर कर्व पर चलता है, तो इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स का इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे पैसेंजर्स को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराता है, और पॉसिबिलिटी रहती है वहां पर एक्सीडेंट होने के लिए। इसीलिए जब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का जो डिजाइन किया जाता है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम एक चीज और देखें यहाँ पर, तो जो हमारा व्हीकल है, व्हीकल पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट है वो हमारा स्पीड और जो हॉरिजॉन्टल कर्व है उसके रेडियस पर निर्भर करता है। और जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसे टायर और पेमेंट की जो सरफेस है उसके बीच फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करा करके हम लोग एक निश्चित सीमा तक इसको काउंटेक्ट कर सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे। तो एक फिगर के थ्रू आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे। तो देखिए, ये हमारा एक फिगर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कर्व आपको रोड दिखाई दे रहा है, ये वाला रोड है जिसको आप देख रहे हैं। अब इस पर ये कर्व है, ये कर्व भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कर्व है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस पर कोई एक व्हीकल चल रहा है, ये हमारा व्हीकल है, कार दिखाई दे रही है। तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये पैसेंजर्स को क्या करता है? अनकंफर्टेबल फील कराता है। अच्छा, इस पर जो हमारा व्हीकल होता है, व्हीकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो इफेक्ट होता है ना, वो ये कर्व का रेडियस और हमारा जो व्हीकल है उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग, ये टायर जो होता है हमारा, ये हमारा जो टायर होता है व्हीकल का, ये टायर और रोड सरफेस के बीच में हम लोग क्या करते हैं? फ्रिक्शन जनरेट कराते हैं, और उससे कहीं हद तक इसको काउंटरैक्ट किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं इस तरीके से। अब अगर हम आगे बात करें, तो आगे मैं इस तरीके से बात करता हूं कि मैं जानता हूं यहां पर P इज इक्वल टू जो होता है, P इज इक्वल टू, हम जानते हैं P क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। mv स्क्वायर अपॉन में होता है r। तो m क्या होता है? मास। v स्पीड ऑफ द व्हीकल, r रेडियस ऑफ कर्व। तो अगर हम बात करें W की, तो W क्या होता है? वेट ऑफ व्हीकल। W इज इक्वल टू होता है हमारा mg, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं मास की बात करूं यहां पर m की, है ना, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन में g, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस m को मैं यहां पर पुट कर दूं इस m की जगह, तो ये क्या बनेगा? P इज इक्वल टू W अपॉन में g इंटू वी स्क्वायर अपॉन में r, यही बनेगा। इसी को हमने यहां पर लिख रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर अपॉन में आर। एक चीज और होती है कि एक रेशियो होता है P अपॉन डब्ल्यू, P अपॉन डब्ल्यू का। ये P क्या है? यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और W क्या है यहां पर? ये है हमारा सेंट्री वेट ऑफ द व्हीकल। तो ये P अपॉन डब्ल्यू का जो रेशियो है वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, या फिर इंपैक्ट फैक्टर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P के नीचे W आ जाएगा। तो ये आ गया यहां पर P अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू, आगे क्या बचेगा? वी स्क्वायर अपॉन में जी आर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम आगे बात करें यहां पर ओवरटर्निंग इफेक्ट की, तो ओवरटर्निंग इफेक्ट की बात करें तो ओवरटर्निंग बेसिकली होता क्या है? तो ओवरटर्निंग के लिए हम जानते हैं जैसा कि P इज इक्वल टू क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन में r, mv स्क्वायर अपॉन में r होता है। अब देखिए, जब हम किसी भी कर्व पर बात कर रहे हैं, हमने बताया अभी कि मान लीजिए कि ये कोई भी हमारा कर्व है रोड का, इस कर्व पर कोई भी व्हीकल हमारा इस तरीके से जा रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं अपने समझने के लिए।
तो उस पर जिस पर हमारा एक व्हीकल जा रहा है और व्हीकल का ये वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा पीछे से, है ना, ये दिखाई देगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए ये हमारा रोड सरफेस है ना, और रोड सरफेस है ये हमारा ये वाला। अब इस पर कोई भी व्हीकल था जो कि ये था, इसके दो क्या थे, व्हील थे, दोनों साइड में, दोनों साइड में व्हील थे, जितने भी नंबर ऑफ व्हील्स हो। अब बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा था सेंटर से, जिसको हम लोग नाम दे रहे थे पी। और ये जो फोर्स था, ये जिस हाइट पर लग रहा था उसको हम लोग कह रहे थे एच, यानी कि एक एच हाइट पर ये फोर्स लग रहा है। और अगर नीचे की तरफ देखूंगा मैं तो एक वेट नजर आएगा हमें, जिसको हम लोग वेट ऑफ व्हीकल बात करेंगे। अब यहां पर इस टायर की साइड को मैंने ए पॉइंट दे दिया और इसको मैंने बी पॉइंट दे दिया। इस पर कुछ रिएक्शन लग रहा होगा ए पर, जिसको हम लोग आर ए कह रहे हैं, और इसी तरीके से बी पर कुछ रिएक्शन लग रहा होगा जिसको हम लोग आर बी कह रहे हैं। ये जो हमारा है आउटर साइड है, ये हमारा आउटर साइड है, और ये हमारा इनर साइड है, इनर साइड ऑफ द रोड। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा व्हील है, व्हील का सेंटर है, और इधर से भी ये व्हील का सेंटर है। तो ये विड्थ क्या हो जाएगी हमारी, बी। इसको हम लोग बी माना है, जो हमारे सेंटर टू सेंटर व्हील है। अगर मैं इसकी बात करूंगा ये वाली विड्थ की, तो ये वाली विड्थ कितनी हो जाएगी मेरे पास, बी बाई टू, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी, बी बाई टू। तो उसी के रेस्पेक्ट में ये वाला फिगर है जिसको आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी समझाया। तो हम यहां पर जानते हैं कि एफ को या पी से रिप्रेजेंट करिए या एफ से रिप्रेजेंट करिए, इसको मैं दूसरे तरीके से ये भी लिख सकता हूं कि डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन में जी आर। हम जानते हैं एक चीज और, कि एम नॉट जो होगा वो ओवरटर्निंग मूवमेंट होगा, एक होगा हमारा रजिस्टिंग मूवमेंट। तो रजिस्टिंग मूवमेंट कौन सा होगा और ओवरटर्निंग मूवमेंट कौन सा होगा। देखिए जब हम किसी भी कर्व पर बात करेंगे तो हमारा ये व्हीकल है, इस व्हीकल को बाहर की तरफ ओवरटर्न कराने की कोशिश कर रहा होगा जो मूवमेंट, उसको हम लोग कहेंगे ओवरटर्निंग मूवमेंट, ओवरटर्निंग मूवमेंट। और जो इसको रजिस्ट कराने की कोशिश कर रहा होगा अंदर की तरफ, उसको कहेंगे हम लोग रजिस्टिंग मूवमेंट, रजिस्टिंग मूवमेंट, है ना। तो ओवरटर्न जो कराने की कोशिश कर रहा होगा बाहर की तरफ, कौन सा होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। और जो रजिस्ट कराने की जो मूवमेंट इस हमारे व्हीकल को रजिस्ट कराने की कोशिश कर रहा होगा, वो हमारा वेट ऑफ व्हीकल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, वो हम लोग इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इसकी जो कंडीशन होती है हमारे पास कुछ, इसकी कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए एम नॉट हमारा लेस देन एम आर होता है, तो एम नॉट का मतलब ओवरटर्निंग मूवमेंट, अगर लेस देन है एम आर से यानी कि रजिस्टिंग मूवमेंट से, तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी सेफ कंडीशन। अगर एम नॉट ज्यादा है, एम नॉट ज्यादा है रजिस्टिंग मूवमेंट से, तो ये कंडीशन कहलाती है ओवरटर्निंग की, यहां पर हमारा व्हीकल ओवरटर्न कर जाएगा। अगर बराबर हैं तो जाहिर सी बात है चांसेस होंगे ओवरटर्न होने के। तो अगर हम आगे बात करूं मैं यहां पर अगर हम बात करें अपने फिगर को लेकर के, तो हमारा जो मूवमेंट होगा ओवरटर्निंग मूवमेंट, तो ओवरटर्न कौन करा रहा होगा, पी करा रहा होगा, है ना। ओवरटर्न कौन करा रहा होगा, ये पी करा रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करा रहा होगा, तो इसकी वजह से हो रहा होगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है हमारा, ये होता है मूवमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स हो गया और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये एच हो जाएगी, यही क्या बन जाएगा, मूवमेंट बन जाएगा। तो एम इज इक्वल टू ये कौन सा मूवमेंट होगा, ओवरटर्निंग मूवमेंट। तो एम इज इक्वल टू पी इंटू एच, इसको हम लोग दे रहे हैं इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं। इसी तरीके से सिमिलरली इसको रजिस्ट कौन करा रहा होगा, रजिस्ट करा रहा होगा इसको, इसका वेट ये वाला मूवमेंट होगा रजिस्टिंग मूवमेंट, और रजिस्टिंग मूवमेंट क्या होगा, इसका वेट वाला मूवमेंट। अब वेट का मूवमेंट क्या किस तरीके से बनेगा, ये वेट नीचे की तरफ होगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जिसको हम लोग by2 कह रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा मूवमेंट, w इंटू by2। मैंने इस इक्वेशन का नाम रख दिया 2। अब हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया 1 एंड 2 को। तो p इंटू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू by2।
तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि P अपॉन में W इज इक्वल टू B अपॉन में H। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बताती है हमारी, अगर मान लीजिए ये वाली कंडीशन आती है तो ये कंडीशन बताती है हमारी चांसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ ओवरटर्निंग, चांसेस इंक्रीज ऑफ ओवरटर्निंग। अगर कंडीशन ये वाली बनती है हमारी P अपॉन में W लेस देन B अपॉन में 2H, तो ये कंडीशन बताती है हमारी कि हम लोग सेफ हैं, सेफ कंडीशन है। अगर ये वाली कंडीशन होती है P अपॉन में W ग्रेटर देन B अपॉन में 2H, तो ये वाली जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन बनती है हमारी ओवरटर्निंग की। तो ये कंडीशन कहलाती है ओवरटर्निंग कंडीशन। तो यहां पर है कि P इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, W इज इक्वल टू वेट ऑफ व्हीकल, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व और V इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब बात करते हैं हम लोग लैटरल स्किडिंग की। तो लैटरल स्किडिंग क्या होता है भाई? तो देखिए लैटरल स्किडिंग को अगर हम समझें तो लैटरल स्किडिंग क्या कहां पर होगा? लैटरल स्किडिंग होगा यहां पर, लैटरल स्किडिंग यहां पर होगा यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। स्किडिंग का मतलब हम लोग समझते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में मेरी में जाकर के देख सकते हैं, मैंने वहां पर कराया है। तो वैसे मैं फिर भी बता देता हूं कि जहां पर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज्यादा होता है, जहां पर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज्यादा होता है, किससे? सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट से, सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट से, उसको हम लोग कहते हैं स्किडिंग। कहने का मतलब यह है कि आपका पहिया कम घूमेगा और व्हीकल आगे की तरफ ज्यादा जाएगा। तो आप ब्रेक लगा देते हैं तो उस कंडीशन में यह होता है। तो अब बात कर रहे हैं हम यहां पर स्किडिंग, लैटरल स्किडिंग की। लैटरल का मतलब है कि उसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन इसकी ये वाली होगी हमारे व्हीकल की, ये वाली ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगी, इसमें बात कर रहे हैं। तो इसमें जब हम बात करें तो टोटल फोर्स जो होगा, अगर मैं टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं तो ये होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स एट ए और फ्रिक्शन फोर्स एट बी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था अभी आपसे कि हम क्या करेंगे, इसको टायर, ये वाला जो टायर है, ये टायर है और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जनरेट करा करके इसको कुछ सीमा तक, कुछ हद तक हम इसको काउंटरैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो टोटल फोर्स आएगा वो इसके डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू आएगा पी ए एफ ए प्लस एफ बी, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एट ए और फ्रिक्शन फोर्स एट बी पर। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू रिएक्शन, है ना। तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट ए पर, तो स्मॉल एफ इंटू आर ए प्लस स्मॉल एफ इंटू आर बी। तो हम इसको कह सकते हैं इसमें से स्मॉल एफ हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो ये बनेगा P इज इक्वल टू एफ आर ए प्लस आर बी, है ना। तो P इज इक्वल टू एफ और आर ए प्लस आर बी जो होगा ये होगा हमारा टोटल लोड, टोटल लोड होगा। तो P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? F इंटू डब्ल्यू। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि P अपॉन में W इज इक्वल टू F। ये बनती है हमारे पास एक कंडीशन। अब देखिए अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो ये कंडीशन हमारी कहती है कि चांसेस ऑफ स्किडिंग है यहां पर, क्योंकि बराबर कंडीशन आ रही है, चांसेस ऑफ स्किडिंग के हो जाएंगे। अगर P अपॉन में W लेस देन F है तो ये कंडीशन हमारी कहती है कि सेफ जोन में हम लोग, सेफ जोन में कब होंगे? तो कहने का प्रैक्टिकली मेरा मतलब यह है वहां पर, यानी कि एक कर्व पर हमारी स्पीड कम होगी और रेडियस ऑफ कर्व ज्यादा होगा, जब भी तो हम लोग सेफ रह पाएंगे। तो ये कंडीशन वो वाली होती है सेफ। अगर कंडीशन ये वाली मिलती है मुझे कि P अपॉन में W ग्रेटर देन F, तो ये हमारी होती है अनसेफ। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की।
तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग नाम से ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा का मतलब क्या है। एक्स्ट्रा का मतलब है यहाँ पर कि एडिशनली कुछ बात करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, और वाइडनिंग का मतलब है विड्थ की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब किसी भी कैरिज वे में और किसी भी कर्व पर हम एडिशनली विड्थ प्रोवाइड कराते हैं अलग से, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का काम क्या होता है? एक्स्ट्रा वाइडनिंग ये व्हीकल की ऑफ ट्रैकिंग को रोकने और साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए जब हम किसी भी कर्व की बात करते हैं ना, तो कर्व पर हमारी एक टेंडेंसी होती है, एक साइकोलॉजिकल फिट होता है कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो उस साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और दूसरा रहता है कि हमारा व्हीकल, अब देखिए व्हीकल है, कोई भी पुराना व्हीकल हो सकता है या फिर नया व्हीकल हो सकता है। अगर नया व्हीकल है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुराना व्हीकल है तो उस व्हीकल को टर्न कराने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो होती है मैकेनिकल वाइडनिंग, है ना। तो दोनों को मिलाकर के, मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को मिलाकर के ये बनता है हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। इसी को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं इसमें। तो देखिए ये कोई कर्व दे रखा है हमें, है ना। ये कोई कर्व दे रखा है और इस कर्व पर ये अलग से विड्थ प्रोवाइड कराई गई है, ये वाली विड्थ अलग से प्रोवाइड की कराई गई है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, ये वाला आपका रोड है और इस रोड पर अलग से जो विड्थ प्रोवाइड कराई गई है किसी भी कर्व पर, उसी को हम लोग कह रहे हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग पर मैकेनिकली बात जो कर रहे हैं और साइकोलॉजिकली जो बात कर रहे हैं हम लोग, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे। तो जो डब्ल्यू एम है यहाँ पर, डब्ल्यू एम ये है हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग। और यहाँ पे जो डब्ल्यू पी है इसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो इन दोनों को मिलाकर के बनता है हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग मतलब डब्ल्यू ई, है ना। तो अब देखिए जो मैकेनिकल वाइडनिंग है उसका फॉर्मूला होता है एन एल स्क्वायर अपॉन में 2, और जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है इसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन में 9.5 √r। अब देखिए ये फॉर्मूला कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है कि 0.1 अपॉन में √r। तो ये कैसे आया है? तो देखिए 9.5 दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1/10, और 1 इस तरीके से लिखा जाता है, और 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1, है ना। तो ये इस तरीके से भी फॉर्मूला देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। तो डब्ल्यू एम और डब्ल्यू पी का फॉर्मूला क्या है? NL²/2 डब्ल्यू एम का, और डब्ल्यू पी का फॉर्मूला वी अपॉन में 9.5 √r। तो इस तरीके से ये हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है ना। अब हम यहाँ पर बात करें कि एन क्या है, एल क्या है, आर क्या है। तो देखिए अगर मैं एन की बात करूं यहाँ पे, एन है हमारा नंबर ऑफ लेन्स, नंबर ऑफ लेन्स जितनी भी लेन है हाईवे में, एक्सप्रेस वे में। और यहां पर एल की अगर बात करें तो एल है हमारा लेंथ ऑफ व्हीकल, लेंथ ऑफ व्हीकल जिसको एज पर आईआरसी हम लोग 6 मीटर मान करके चलते हैं। आर की बात करें तो आर होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व। और अगर वी की बात करें तो वी होता है वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। जो कि सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। एन नंबर ऑफ लेन, एल लेंथ ऑफ व्हीकल, आर रेडियस ऑफ कर्व, और वी वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। अगर देखिए हम यहां पर बात करें कि हमारा जो आर है अगर ग्रेटर देन 300 है ना, अगर 300 mm से ज्यादा है तो नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग, उसमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग की प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका रेडियस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अगर रेडियस हमारा 50 और 300 के बीच में है तो वहां पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग केवल इनर साइड में प्रोवाइड कराना होगा, है ना। ये हाईवे, ये कर्व है
तो ये आपकी आउटर साइड होती है ना, जिसमें आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और ये आपका इनर साइड होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि अगर 300 और 50 के बीच में तो केवल इनर साइड में हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कराएंगे। अगर हमारा रेडियस 50 से कम है तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कराएंगे दोनों साइड में, है ना। दोनों साइड का मतलब आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी। इस पर बेस्ड अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल हमारा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ऑन रोड कर्व इज गिवन बाई। तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होगी एक रोड कर्व पर, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। तो इनमें से क्या वैल्यू होगी? देखिए, हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NL स्क्वायर अपॉन में 2R प्लस V अपॉन में 9.5 ऑफ रूट आर। यही फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है मैकेनिकल वाइडनिंग, और ये होता है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो W इज इक्वल टू हम कह सकते हैं WM प्लस WP, और WP क्या है यहाँ पर? साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो इसमें पूछा क्या है? साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का। तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें भैया इसके हिसाब से? V अपॉन 9.5 ऑफ रूट आर। तो 9.5 को मैंने एज्यूम कर लिया 10। 10 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी निकल करके? 1/10, 0.1 बनता है अपॉन में रूट आर। यही आपको ऑप्शन में दे रखा है सेकंड में। तो ये हमारा आंसर होगा इसके हिसाब से। अगर हम बात करें एक क्वेश्चन के और बारे में, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। यहां पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में पूछा है। अकॉर्डिंग टू IRC फॉर 10.5 मीटर वाइड पेमेंट एंड हॉरिजॉन्टल रेडियस कर्व बी 2 to 5 मीटर एंड डिजाइन स्पीड 70 kmph। तो जो इसमें दे रखा है, अगर मैं बात करूं गिवन की, तो इसमें गिवन दे रखा है जो R है R 2 to 5 मीटर, स्पीड है इसमें 70 kmph। अब जो यहां पर वाइडनिंग जो दे रखी है रोड की जो वाइडनिंग दे रखी है वो 10 दे रखी है। उसकी जो विड्थ है रोड की 10.5 मीटर, 10.5 मीटर है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू होती है मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? NL स्क्वायर अपॉन में 2R, और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला प्लस करके क्या बन जाएगा? V अपॉन में 9.5 अपॉन में रूट आर, है ना। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे n की जरूरत पड़ेगी। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेन कितनी होंगी? तो 10.5 मीटर की विड्थ में एक लेन को पर लेन हमने 3.5 मानते हैं, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ लेन कितनी आएंगी? 3 आएंगी। और अगर बात करें एल की, तो एज पर IRC इस वैल्यू को हम लोग कंसिडर करते हैं लेंथ ऑफ द व्हीकल 6 मीटर। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू NL स्क्वायर अपॉन 2R और प्लस V अपॉन में 9.5 ऑफ रूट आर। तो यहां पर W इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर देंगे, N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 6, 2 एजेटिव, R की वैल्यू 2 to 5 और V की वैल्यू 70 अपॉन में 9.5 इंटू रूट में R की वैल्यू हमारे पास 2 to 5, यहां पर आएगी वैल्यू 2 to 5। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा आंसर हमारा W इज इक्वल टू 0.73 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। बात करते हैं अब सुपर एलिवेशन की। तो सुपर एलिवेशन बेसिकली क्या होता है कि देखिए, जब भी हम लोग किसी भी कर्व पर जाते हैं, तो कर्व पर जाते हैं तो बाहर की साइड में एक फोर्स लगता है हमें, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और वो हमें बाहर की तरफ धक्का देता है। तो क्या होता है कि हम उस केस में उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास जब भी कोई कर्व होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं इसमें, अब इस कर्व का, इस रोड का, या इस रोड पर जो कर्व है इसका ये होता है इनर साइड, है ना, और ये होता है आउटर साइड, है ना। अब इस केस में क्या करते हैं कि हम लोग आउटर साइड को रेज कर देते हैं इनर साइड के रेस्पेक्ट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इनर साइड है, ये वाला इनर साइड के केस में ये वाला है आउटर साइड। आउटर साइड को हमने क्या कर दिया? रेज कर दिया, थोड़ा सा उठा दिया है। ऐसा क्यों करते हैं?
ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका इफेक्ट कम हो जाए, और हमारा जो व्हीकल है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा इसका मतलब है कि हमारा जो व्हीकल है उसकी ओवरटर्निंग की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो यानी कि वाहन के पलटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और उसी को हम लोग कहते हैं सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी कर्व पर सुपर एलिवेशन का उद्देश्य सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक पार्ट का काउंट्रैक्ट करना है, यानी कि कम करना है, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग लेटरल फ्रिक्शन के द्वारा रजिस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वही पूरा काउंट्रैक्ट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो सुपर एलिवेशन है किसी भी कर्व पर हम जो बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसा कि हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग में पढ़ा था कि इसको दो पार्ट में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि एक तो पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म में हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल, और दूसरा हम लोग बात करते हैं लेटरल फ्रिक्शन के टर्म में। तो एक तो लेटरल फ्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं और सेंट्रीफ्यूगल के ऊपर काम कर लेते हैं। तो जब हम दोनों दोनों को करते हैं तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वही काउंट्रैक्ट हो जाता है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट बात यह है इसमें कि जो सुपर एलिवेशन है इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है कि यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ आउटर एज, आउटर एज, आउटर का मतलब बाहरी और एज का मतलब किनारा। तो एक रेशियो होता है हाइट ऑफ आउटर एज टू द हॉरिजॉन्टल विड्थ, हॉरिजॉन्टल विड्थ, इसी को हम लोग कहते हैं सुपर एलिवेशन। तो देखने को क्या मिलेगा कर्व पर, आपको ये मिलेगा कुछ इस तरीके से कि ये आपका हॉरिजॉन्टल विड्थ हो गई, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको रेज करा देते हैं, है ना। तो ये है आपका इनर पार्ट और ये है आउटर पार्ट, और इसी को हम लोग कहेंगे क्या, ई, सुपर एलिवेशन। तो अगर सुपर एलिवेशन की बात करें हम तो सुपर एलिवेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्मूला ई इज इक्वल टू सॉरी ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन में 127 आर। ई क्या है यहाँ पे भाई, ए है, ई है सुपर एलिवेशन, एफ लेटरल फ्रिक्शन, वी स्पीड ऑफ द व्हीकल के एमपीएच में, और आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व होता है, ये मीटर में वैल्यू होती है। अगर बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, सुपर एलिवेशन की वैल्यू कहां पर कितनी लेनी है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये वैल्यू जो डिसाइड करी है ये की है हमारा आईआरसी ने। तो आईआरसी ने ये डिसाइड किया कि भाई ये वैल्यू जो कंसीडर की जाएगी ना वो हमारा ये डिपेंड करेगा किस एरिया में हम लोग उस सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी अर्बन एरिया में प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर कोई हमारा प्लेन एरिया है या फिर कोई रोलिंग टेरेन है या फिर कोई हमारा हिली एरिया है। तो हर एक एरिया के लिए, हर एक रीजन के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, अगर हम अर्बन में बात करें तो अर्बन रोड के केस में बात करें तो अर्बन रोड के केस में ये वैल्यू होती है 4% मैक्सिमम। इससे ज्यादा हम लोग इस वैल्यू को नहीं रख सकते हैं। तो 4% का मतलब हम लोग या तो 0.04 बोल रहे हैं, इसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं, तो 4% का मतलब हुआ यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4/100। इसको हम लोग कट करेंगे तो ये बनेगा 1/25। तो 1/25 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1/25। तो 1/25 का मतलब क्या है, 1 क्या होता है वर्टिकल और 25 क्या हुआ हॉरिजॉन्टल। तो 1 यानी कि 25 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, ये क्या बन गया हमारा स्लोप, यही तो हमारा ई था। इसी को हम लोग इस तरीके से समझते हैं। इसी तरीके से अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन की बात कर रहे हैं हम तो उस केस में ये जो वैल्यू होगी ये 7% हम लोग लेते हैं, ये एज पर आईआरसी वैल्यू है। अगर हिली रीजन की बात करेंगे, हिली एरिया में, तो वहां पर इस वैल्यू को लेते हैं हम लोग 10%। अब बात करते हैं नेक्स्ट की गाइडलाइन क्या है भाई आईआरसी की सुपर एलिवेशन के लिए। तो आईआरसी जो है उसने कुछ हमें गाइडलाइन रेकमेंड करी है सुपर एलिवेशन के लिए कि इन इन मुद्दों पर हमें बात करनी है, इस तरीके से हमें सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड कराना है और इन इन के लिए प्रोवाइड कराना है। तो उसमें
अगर हम बात करें तो नंबर 1 की, इसका मतलब है कि किसी भी रोड में जब हम सुपर एलिवेशन को डिजाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर व्हीकल के लिए डिजाइन करते हैं, पर्टिकुलर व्हीकल के लिए डिजाइन करते हैं। और पर्टिकुलर व्हीकल का मतलब क्या हुआ कि जिसका स्टैंडर्ड वेट हो और स्टैंडर्ड डायमेंशन हो, उसी को हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर व्हीकल। तो इसको सुपर एलिवेशन को रोड में डिजाइन करेंगे किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल के लिए। पर्टिकुलर व्हीकल वो होते हैं हमारे जिसका स्टैंडर्ड वेट और स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे कि कोई भी व्हीकल होता है एज पर आईआरसी, उसकी विड्थ जो होती है वो 2.44 मीटर लेते हैं, मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल इन इंडिया। इसको हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, 2.44 मीटर। तो ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर व्हीकल हुआ ना कि भाई ये फिक्स है, तो उसके लिए हम लोग किसी भी सुपर एलिवेशन को डिजाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, 4 मीटर विड्थ का या 3 मीटर विड्थ का कोई भी एक अलग से व्हीकल बनाया और उसके लिए आप डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए डिजाइन नहीं होता है ना, वो अलाउ होते हैं किसी भी रोड पर चलाने के लिए उस टाइप के व्हीकल। तो हम लोग एक पर्टिकुलर व्हीकल के लिए ही डिजाइन करेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात में क्या है कि भाई जब हम लोग अपने इंडिया में बात करें तो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि जो सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग गवर्न करते हैं बुलक कार्ड के द्वारा। बुलक कार्ड समझते हैं, बैलगाड़ी। तो बुलक कार्ड के द्वारा हम लोग इसको नियंत्रित करते हैं, गवर्न करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो रोड है ना, आने वाले समय में भी हम लोग इनको यूज करेंगे, कंसिडरेबल करेंगे, है ना। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात में ये है कि भाई जो मैक्सिमम वैल्यू है सुपर एलिवेशन की वो हमने अभी टेबल में देख ली है। तो एक पॉइंट और है इसमें इंपोर्टेंट नोट, नोट पर अगर हम जाएं तो इस नोट का मतलब है कि जो सुपर एलिवेशन की मिनिमम वैल्यू है उसको हम लोग किसी रोड में प्रोवाइड कराएंगे तो वो वैल्यू, ई की वैल्यू, वो कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत में। किससे, कैम्बर से। कैम्बर आप समझ रहे होंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कौन से रोड में कौन सा कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं और होता क्या है कैम्बर, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी हैं। तो आईआरसी ये गाइडलाइन भी देता है हमें कि भाई ई की जो वैल्यू है वो कैम्बर से कम नहीं होनी चाहिए। तो कैम्बर से कम नहीं होनी चाहिए क्यों, ऐसा इसलिए बोला गया है, ऐसा इसलिए रिकमेंडेशन दिया है आईआरसी ने कि अगर ऐसा करेंगे तो जो ड्रेनेज ऑफ वाटर है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा हमारा सरफेस से। जो ड्रेनेज ऑफ वाटर है यानी कि जो बारिश का पानी है वो सही से नहीं निकल पाएगा। इसीलिए ई की वैल्यू को हम कभी भी कैम्बर से कम नहीं रखेंगे। तो ये पॉइंट थे आपके, ये गाइडलाइन थी आईआरसी की सुपर एलिवेशन के लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब होता है कि हम लोग अगर एफ की वैल्यू को जीरो कर दें यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अगर हम जीरो कर दें तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। अगर मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला था कि ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन 127 आर, तो यहां पर अगर मान लीजिए ई की वैल्यू को मैंने जीरो कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन 127 आर। तो इसको कहते हैं हम लोग ई सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो ई इक्विलिब्रियम, इस तरीके से हम लोग इसको एबव फॉर्मूला पर बेस्ड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन व्हेन द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर एंड डिजाइन स्पीड 50 kmph व्हेन फुल लेटरल फ्रिक्शन एक्ट, नंबर 1, और नंबर 2 इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन में डेटा गिवन दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 90 मीटर और डिजाइन स्पीड वी की वैल्यू दे रखी है 50 kmph, 50 kmph। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, इसमें निकालना है यहाँ पे ई की वैल्यू। ई की वैल्यू दो कंडीशन में निकालनी है, एक तो फुल लेटरल फ्रिक्शन लग रहा है जहां पर, और एक इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए। और फुल लेटरल फ्रिक्शन के लिए अगर हम बात करें तो फुल लेटरल फ्रिक्शन यानी कि जो लेटरल फ्रिक्शन है यहां पर उसको कंसीडर किया जाता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है एज पर आईआरसी एफ इज इक्वल टू 0.15 होती है। फुल लेटरल फ्रिक्शन जब हम लोग कंसीडर करते हैं तब इस वैल्यू को किया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं
लेटरल फ्रिक्शन, यानी कि ये कह सकते हैं लेटरल फ्रिक्शन लग रहा है, लेटरल फ्रिक्शन लग रहा है। हमारे पास फॉर्मूला है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। तो अब हम यहां से क्या करेंगे कि F को उधर साइड पहुंचा देंगे, राइट साइड में। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R माइनस के एफ। हमारे पास वैल्यू गिवन है V की 50, यहां पर वैल्यू पुट कर दी, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे हम 50, 127 अपॉन R की वैल्यू 90, F की वैल्यू 0.15। तो E की वैल्यू यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। जो E की वैल्यू होगी हमारी ये 0.068 मीटर में। ये हमारा आंसर होगा पहला। दूसरा है कि जब हमें क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए, ये दे रखा है दूसरी कंडीशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कंडीशन जब होती है जब हमारा F की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। तो यहां पर जो F की वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू 50, 127 अपॉन R की वैल्यू 90। यहां से इस तरीके से E की वैल्यू जो आएगी हमारी, E की वैल्यू आ जाएगी 0.218 मीटर। यही हमारा आंसर होगा इसके लिए। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ उस तरीके से है, इफ द डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph एट द रेट रेडियस ऑफ द कर्व 100 मीटर फाइंड सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन, तो यहां पर जो पूछा गया है, यहां पर जो पूछा गया है E की वैल्यू पूछी गई है, जिसमें डिजाइन स्पीड V की वैल्यू 100 kmph दे रखी है और जो रेडियस ऑफ कर्व है वो 100 मीटर दे रखा है। E प्लस एफ इज इक्वल टू हम जानते हैं वी स्क्वायर अपॉन 127R होता है। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, V की वैल्यू 100, R की वैल्यू 100, F की वैल्यू 0.15। इस तरीके से जो आंसर निकल करके आएगा हमारा E इज इक्वल टू 0.687 मीटर। यही अब हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो किसी भी मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन के लिए सुपर एलिवेशन का डिजाइन करना एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, यानी कि एक जटिल समस्या है। वो इस वजह से क्योंकि वहां पर जो डिफरेंट व्हीकल होते हैं उस केस में डिफरेंट स्पीड पर मूव करते हैं। तो जो मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन है, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन का मतलब यही हुआ कि जब हम सुपर एलिवेशन डिजाइन करेंगे तो किसी भी रोड पर या किसी भी हाईवे पर वहां पर डिफरेंट व्हीकल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहां पर कार भी चल रही होगी इस रोड पर, बस भी चल रही होगी, है ना, बाइक भी चल रही होगी। तो डिफरेंट व्हीकल होंगे, उनकी स्पीड भी डिफरेंट होगी। तो इस वजह से ये हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाती है, वहां पर किस तरीके से हम लोग डिजाइन सुपर एलिवेशन को डिजाइन करें। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम उस केस में E की हाई वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं। तो E की हाई वैल्यू यानी कि सुपर एलिवेशन को हाई प्रोवाइड करा देते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारा लेटरल फ्रिक्शन कम हो जाता है। लेटरल फ्रिक्शन कम होगा तो हमारा जो फास्ट मूविंग व्हीकल है वो सेफ एंड सिक्योर बच जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें प्रैक्टिकल कंसीडरेशन के लिए, तो प्रैक्टिकल कंसीडरेशन में ये कंसीडर किया जाता है और ये सजेस्ट किया जाता है कि E की जो वैल्यू है उसको हम लोग इस तरीके से प्रोवाइड कराएं ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट किया जा सकता है। तो काउंटरैक्ट सेंट्रीफ्यूगल को कब किया जाएगा, जब हम अपनी डिजाइन स्पीड को 75% कर देंगे। तो अगर डिजाइन स्पीड है उसका हम 75% ही कंसीडरेशन में लेकर के चलेंगे तो उससे जो हमारा लेटरल फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। अगर लेटरल फ्रिक्शन कम हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो फास्ट मूविंग व्हीकल है वो आराम से सेफ एंड सिक्योर मूव कर सकता है वहां पर। तो इस तरीके से हम लोग ने बात करी सुपर एलिवेशन की यहां पर डिजाइनिंग के केस में। तो अब हम इसके केस में बात करते हैं। तो मैंने कहा अभी कि जो हमारी डिजाइन स्पीड है उसको हम लोग 75% कर देते हैं, है ना। तो यही है, हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R होता है, यही होता है ना। तो अब क्या करेंगे, ये जो स्पीड है इसको हम लोग 0.75 कंसीडर करके चलेंगे। देखिए तो E इज इक्वल टू सॉरी E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 127R ये होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको 0.75 लेकर के चलेंगे, क्योंकि 75% कर देते हैं वो इसलिए ताकि लेटरल फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, कम किया जा सके। और हमारा जो अगर लेटरल फ्रिक्शन कम हो जाएगा
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, उससे हमारे व्हीकल जो है सेफ एंड सिक्योर मूव कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग इस स्पीड को, डिजाइन स्पीड को 75% तक ही कंसीडर करके चलते हैं। तो ये जो है हमने यहां पर पुट कर दिया। अब क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। तो E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 225R। अगर देखिए जब हम F की वैल्यू को अगर 0 ले लें तो इक्विलिब्रियम बन जाता है, जो हमने पहले बात करी थी। तो F इज इक्वल टू 0 यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी उस केस में। कब? क्यों? क्योंकि लेटरल फ्रिक्शन को हम लोग 0 कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने 75% को हम लोग स्पीड को कंसीडर करके चल रहे हैं। इस वजह से हम ये मान करके चलते हैं कि जो हमारा लेटरल फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो F की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? तो E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 225R। यहां पर V जो है वो kmph में है और R जो है रेडियस ऑफ कर्व है वो मीटर में है। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो अब अगर अब बात करें हम लोग डिजाइन कैलकुलेशन फॉर सुपर एलिवेशन के बारे में, डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ सुपर एलिवेशन में बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 कहता है हमारा कि हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने अभी कैलकुलेट करी है वैल्यू। तो ये वैल्यू जो कहलाएगी वो हमारी ई कैलकुलेट कहलाएगी। तो ई कैलकुलेट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225R, 225R। अगर देखिए इस केस में अगर एक होता है हमारे पास ई मैक्सिमम, तो ई मैक्सिमम जो होता है, ई मैक्सिमम की जो वैल्यू लेते हैं हम लोग 0.075 लेते हैं, यानी कि 7% लेकर के चलते हैं। ये आईआरसी का रिकमेंडेशन है बाई आईआरसी। तो ई की वैल्यू 0.07 लेंगे और ई की एक ई कैलकुलेट यहां से हो जाएगा और ई मैक्सिमम यहां से आ जाएगा। तो अगर ई कैलकुलेट लेस देन ई मैक्सिमम होगा तो उस केस में हमारा ओके कंसीडर करेंगे उसको, और हम क्या करेंगे फिर ई जो है कैलकुलेट कंसीडर कर लेंगे, उसी को लेकर के डिजाइन कर देंगे। अगर ई कैलकुलेट, दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि अगर ई कैलकुलेट ग्रेटर देन ई मैक्सिमम है तब क्या करेंगे हम, देन गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। तब हम नेक्स्ट स्टेप पर बात करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेटरल फ्रैक्शन यानी कि स्मॉल एफ कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम जानते हैं ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R होता है। तो ई की वैल्यू हम जानते हैं, ई मैक्सिमम कितना होता है, ई इज इक्वल टू हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे ई मैक्सिमम के बराबर, और ई मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो 0.07 होती है। तो ये हम जानते हैं फॉर्मूला। अब इसके अंदर ये जो ई है, ई को हम लोग ई मैक्सिमम कंसीडर कर लेंगे, तो 0.07 आ गया। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लेटरल फ्रिक्शन निकालना है यहां पर। तो लेटरल फ्रिक्शन निकालने के लिए हम लोग एफ की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एफ की वैल्यू लेस देन 0.15 है तब क्या करेंगे भैया हम, तब हम करेंगे E इज इक्वल टू ई मैक्सिमम कंसीडर कर लेंगे। अगर F की वैल्यू ग्रेटर देन 0.15 है तब हम क्या करेंगे, देन गो फॉर नेक्स्ट स्टेप, गो फॉर नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 पर जाएंगे। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल वेलोसिटी। अब एक्चुअल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R होता है, और E की वैल्यू हमने बताया अभी 0.07 और F की वैल्यू 0.15 होती है, लेटरल फ्रिक्शन होता है। ये दोनों वैल्यू हमें आईआरसी से मिलती है, इंडियन रोड कांग्रेस ये वैल्यू देता है, हमें प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसमें हम लोग E और F की वैल्यू कंसीडर कर देंगे। तो हमने E की जगह 0.07 और F की जगह 0.15 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 127R। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से एक्चुअल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअल वेलोसिटी यहां से आ जाएगी। तो अगर एक्चुअल वेलोसिटी यानी कि VA से रिप्रेजेंट करेंगे, ये VA होगा। अगर एक्चुअल वेलोसिटी हमारा ग्रेटर देन डिजाइन स्पीड है, V से ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे, देन डिजाइन इज एडिक्वेट, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर एक्चुअल वेलोसिटी लेस देन हमारा डिजाइन स्पीड है, तब उस केस में क्या करेंगे, उस केस में स्पीड को हम लोग एक्चुअल स्पीड तथा लिमिटेड किया जा सकता है। जो एक्चुअल स्पीड है
जो हमारी स्पीड है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में स्पीड को एक्चुअल स्पीड तक लिमिटेड कर देंगे और वहां पर एप्रोप्रिएट वार्निंग साइन यानी कि उचित चेतावनी चिन्ह प्रोवाइड करा देंगे और स्पीड लिमिट साइन लगा देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम लोग ड्राइवर को वहां पर यह चेतावनी दे रहे हैं कि भैया अगर इतनी स्पीड से आप ज्यादा जाएंगे तो आपका व्हीकल ओवरटर्न कर जाएगा, पलट जाएगा। तो हम इस केस में ऐसा कर सकते हैं। तो ये डिजाइन स्पीड थे, बहुत आसान तरीके से, ये आपके एग्जाम में पूछने के लिए जरूर आता है। ये जो डिजाइन स्टेप ने इन पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है और इससे हमें मदद मिलेगी जो डिजाइन स्टेप है इसको और आसानी से समझने के लिए। तो न्यूमेरिकल है, डिजाइन द सुपर एलिवेशन व्हेन रेडियस ऑफ कर्व 500 मीटर एंड वेलोसिटी 100 kmph। तो इसके अंदर डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन पूछा है कब, जब हमारा आर दे रखा है यहां पर 500 मीटर और जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 100 kmph से। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, ई की वैल्यू पूछी है यहां पर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिजाइन सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या किया था, हमने ई की वैल्यू कैलकुलेट करी थी और ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ई कैलकुलेट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 225r। यहां पर v की वैल्यू हमें दे रखी है 100 और r की वैल्यू दे रखी है 500। तो यहां पर पुट करेंगे तो यहां से e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये है हमारा e कैलकुलेट। तो e की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो e की वैल्यू आएगी 0.088 और जो 0.088 है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या होगा, ये हमारी वैल्यू ई कैलकुलेट है और ई कैलकुलेट इस केस में क्या है, ज्यादा है। ये है हमारी ई कैलकुलेट और ई मैक्सिमम जो होती है वो होती है हमारी ये। अगर ई कैलकुलेट ज्यादा होता है ई मैक्सिमम से, तब हम क्या करते हैं, गो फॉर नेक्स्ट स्टेप, है ना, यही बताया था अभी। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। यहां पर हम क्या करते हैं, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ई की वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, ई मैक्सिमम मान लेते हैं। ई मैक्सिमम दैट इज 0.07। तो यहां से हम क्या करेंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे। यहां से हम लोग एफ की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब एफ की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कंडीशन होती है एफ अगर लेस देन 0.15 है तब हमारे पास ई जो है ई मैक्सिमम कंसीडर कर लेते हैं। अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0.15 होती है तब हम गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो ये कौन से क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो अगर इसमें देखें तो ये वैल्यू है क्या है हमारी एफ की है, ये लेस देन है 0.15 से। तो इस केस में क्या करेंगे हम कि, तो इस केस में क्या है, ये हमारा ओके हो गया। क्यों, क्योंकि ई जो है हमारा लेस देन है, सॉरी जो एफ की वैल्यू कैलकुलेट करी है हमने 0.087, ये लेस देन है 0.15 से, इसलिए ये क्या होगा, ओके होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, ई की वैल्यू है हम ई मैक्सिमम को ही कंसीडर कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है जिसका पार्ट सी हमने अभी बात किया है, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमारा कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ओवरटर्निंग इफेक्ट्स के बारे में, लेटरल स्किडिंग के बारे में, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में, सुपर एलिवेशन के बारे में और डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ा हमने, तथा इनके न्यूमेरिकल भी हमने कंप्लीट किए, जिनसे हमने आसानी से टॉपिक भी समझ में आए। अगर आपने मेरा चैनल यानी कि वन एफर्ट लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इस वीडियो की नीड है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर इसके अलावा अगर वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, उस टॉपिक का नाम ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।